हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th के टर्म सेकंड के सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें क्या इम्पोर्टेंट रहेगा। और जो अगर उसमें हम देखें फॉर्मूला कौन कौन से यूज हो सकते हैं और किस टाइप के नंबर अगर क्वेश्चन पेपर में अगर क्वेश्चन बनते हैं तो किस टाइप के आ सकते हैं। तो हम थोड़ा इसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज। जो क्लास 9th में सेकंड टर्म में जो भी चैप्टर आ रहे हैं उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्या हम कर सकते हैं। और लास्ट टाइम में अगर हम देखें कि अगर कुछ भी हमें मान लो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में डिफिकल्टी हो रही है या समझ में नहीं आ रहा, तो उसकी जगह हम ऐसा देखें कि जहां से हमको नंबर थोड़ा इजी में मिल सके। यानी अगर हमें एक क्वेश्चन करने में टाइम कंज्यूम हो रहा है तो उसकी जगह हम ऐसा क्वेश्चन क्यों ना करें कि जिससे हमें क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और वहाँ टाइम भी कम लगे। तो थोड़ा हम देखते हैं कि क्लास 9th में एनसीईआरटी में जो टर्म सेकंड में चैप्टर आ रहा है वो है चैप्टर सेकंड में जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस टाइप के हो सकते हैं। मैक्सिमम ज्यादा चांस है कि वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम देखें चैप्टर 2 में सबसे स्टार्टिंग में देखें तो वहां स्टार्टिंग में क्या है कि पोलिनोमियल के बारे में थोड़ा उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कॉफिशिएंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। तो वहां से मैक्सिमम एक नंबर का बन सकता है। अगर एक नंबर का आया तो वहां से ज्यादा कोई टाइम वेस्ट करने का भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उस एक्सरसाइज को करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 मिनट आप ले सकते हो, क्योंकि वहां सिर्फ कॉफिशिएंट बारे में बताना है, कौन सा पॉलिनोमियल होता है कौन सा नहीं होता है। अगर पावर नेगेटिव में होता है तो पॉलिनोमियल नहीं होता। तो यानी क्या है कि होल नंबर्स में अगर पावर हो वेरिएबल्स की अल्फाबेट की तो वहां क्या होता है वो होता है पॉलिनोमियल। अगर कॉफिशिएंट की बात करी जाए, क्वेश्चन में किसी का भी कॉफिशिएंट पूछे तो वहां डिपेंड करता है कि किस वेरिएबल का वहां पूछा है। अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन दे दिया कि x की पावर 2 प्लस 6x, अब यहाँ पर कॉफिशिएंट बताएगी व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ x। तो कॉफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के आगे होता है वो होता है कॉफिशिएंट। तो सिंपल सा उस एक्सरसाइज में बस इतना ही है। और कौन से पॉलिनोमियल होते हैं कौन से नहीं होती है। उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगर हम देखें वहां क्या है कि उस एक्सरसाइज में मैक्सिमम पूछ लिया जाता है कि k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। कोई पॉलिनोमियल दे रखा है तो वहां क्या है पॉलिनोमियल x की या y की टर्म में कुछ भी होगा, उसमें एक नंबर मिसिंग होगा, वहां k लिखा होगा, तो उसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मान लो x की जैसे हमें दे दिया x की पावर 2 और प्लस 5x और प्लस k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एट x। यानी अगर एट x इज इक्वल टू 2, 0, 4 वट एवर गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ क्या है, अगर x की वैल्यू हमें दे रखी है तो वहां से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हो। अब उसको कैसे निकालोगे, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा हो उसको 0 के बराबर रख लो, और 0 के बराबर रखोगे तो बाकी जहां पर वेरिएबल है x की वैल्यू है वहां हम x की वैल्यू रख के और वहां हम देखेंगे कि पावर वगैरह कितनी है, वहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वहां से हमें क्या आ जाएगी, k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्योंकि क्या है कि ये ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का आ सकता है। तो इसमें एक था कि k की वैल्यू कैसे निकालेंगे। दूसरा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया, जैसे कि हमें दे दिया 6y की पावर 2 प्लस 5y और प्लस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट y इज इक्वल टू 0 2। वही सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या करोगे, y की वैल्यू है अल्फाबेट का, जिस क्वेश्चन में जो भी पूछा जाए वहां हम वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करने में जो भी आएगा वो उसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्या है, इस टाइप के 2 नंबर में ज्यादा बड़ा नहीं होता, 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा जो हम मेन देखें कि जो मेन जो हम देखते हैं कि जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं और वो मैक्सिमम चांस भी होते हैं, हमने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा फैक्टराइज और आइडेंटिटीज। तो फैक्टराइज में क्या है कि वहां इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि हमें ये फैक्टराइज दे रखा है, यानी जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है। हमने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि फैक्टराइज करना कैसे सॉल्व करते हैं अगर पावर 2 है। 9th क्लास में 2 तरह के फैक्टराइज हैं। एक तो है जिसमें पावर 2 होती है और एक है पावर जिसमें 3 होती है। तो 3 की पावर करने का वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर, तो उसको मान सकते हो 3 या 4, 3 तो नहीं कह सकते लेकिन 4 नंबर में
बन सकता है, मैक्सिमम 5 नंबर का या 4 का जो भी मैक्सिमम है, तो वहां से लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है एक्स की पावर 3 में भी 3, 4, 5 की तो मैक्सिमम जो भी होगा, तो 4 का चांस तो होता ही है इसमें। इसका हम देखें तो ये थोड़ा इससे जल्दी सॉल्व होगा और स्मॉल है, तो इसमें क्या है कि ये इसको हम ले सकते हैं 3 नंबर में। तो यानी फैक्टराइज का जो हम देखते हैं कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, फैक्टराइज से आ जाते हैं, क्योंकि हम 8th क्लास में भी देखते हैं, 10th में भी आ जाते हैं, तो जो चीजें हैं इंपोर्टेंट आगे भी आते हैं, तो उसको हम इंपोर्टेंट मान के चलते हैं, क्योंकि ये हम जूनियर क्लासों से देखते हैं, 8वीं से हमने देखा होगा। तो यहाँ से क्या है, फैक्टराइज का बन गया, और यहाँ से ये 5 या 4 का भी आ सकता है, ये 3 का भी हो सकता है, तो इसके चांस आने के ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि मान लो x की पावर 2 है और 3x और +2, फैक्टर अगर पावर 2 हो मैक्सिमम, तो फैक्टर कैसे करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे इसके आगे पहला और जो लास्ट का नंबर है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे यहाँ 1 है और 2, 1 की मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे तो क्या आ गया 2। जो मल्टीप्लाई आता है उसका हम करेंगे प्राइम फैक्टर, तो यहाँ पर 2 आ गया, 2 से 1 पर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो यहाँ से 2 नंबर निकल के आए 2 और 1। अब उसमें क्या देखेंगे, हमें ऐसे 2 नंबर देखने हैं जिनका प्लस करने पर तो 3x आए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आया था 2, तो मल्टीप्लाई करने पर 2 आए। तो यहाँ हम अगर हम देखें कि 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ऐसे ही 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हम इस तरह की कर सकते हैं, तो 2 फैक्टर निकल के आएंगे, 1x की पावर 2, और यहाँ से हम बीच वाले टर्म को लिख लेंगे 2x + 1x + 2। यानी जब हमें फैक्टर निकल जाए, पहला और लास्ट का सेम एज इट इज रख दो, और जो बीच में 2 नंबर मिलते हैं हम उसको फैक्टर करके लिख सकते हैं। फिर उसमें से देखोगे कि बीच में दोनों में से क्या कॉमन आएगी, यहाँ से x आ सकता है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा x + 2, यहाँ से मैक्सिमम 1 आ गया और x + 2। फैक्टर निकालने का तरीका क्या है कि हम मैक्सिमम नंबर में देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है जो दोनों को डिवाइड करे, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है 1 आ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा x + 2। ऐसे यहाँ से चेक करोगे, अल्फाबेट में से बाहर निकलता है जिसकी पावर सबसे कम होती है। तो उसके बाद जब हम फैक्टर कर लें तो सबसे बढ़िया तरीका है पहचानने का, अगर ब्रैकेट वाली सेम टर्म आ रही है तो हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं, टीचर की भी जरूरत नहीं है, वहां पे कॉन्फिडेंस होगा कि हमारा क्वेश्चन सही होगा। अगर नहीं आता तो कहीं हमने फैक्टर बनाने में मिस्टेक करी है। तो ये तो हो गया जिसकी पावर 2 है, और x की पावर अगर 3, यानी अगर जिसकी पावर 3 होती है मैक्सिमम, उनको हम फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर में उसमें क्या देखते हैं, ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, इसमें हम चेक करते हैं सबसे पहले कि x की वैल्यू किसकी नंबर रखने पर ये पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले ट्राई करना 1 0 1 -1 2 और -2, यहां से यहीं तक ये सॉल्व हो जाएगा, मैक्सिमम यहां तक हो जाएगा -1 और 1 तक, लेकिन फिर भी नहीं होता तो 2 वैल्यू ये बहुत है, यहीं तक हमारी कहीं ना कहीं ये 0 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 0 मान लिया, जैसे 1 रखने पर ये पूरा 0 हो गया, तो x कब हुआ था 0, जब 1 रखने पर ये पूरा 0 हो गया, तो यहाँ से पहला फैक्टर क्या आ जाएगा x - 1, तो यहाँ से हमारा पहला फैक्टर निकल के आ गया x - 1। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें लॉन्ग डिवीजन करते हैं, इस नंबर से इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करोगे, जब हमारे पास एक फैक्टर निकल के आ गया, देखो जब हमारा 2 था मैक्सिमम पावर, तो कितने फैक्टर निकल के आए थे 2 ब्रैकेट में, यानी 2 फैक्टर निकल के आए थे। अब यहाँ मैक्सिमम पावर 3 है, तो कितने फैक्टर निकल के आएंगे 3, तो एक तो हमने यहाँ रख के निकाल लिया, तो बचे 2, जो 2 निकलेंगे वो इस टर्म में निकलेंगे। ठीक, अगर नहीं आता तो यहाँ पर इसको ट्राई करना, सेकंड जो मतलब जिसकी पावर 2 हो, तो ये जो हो सकता है। और बाकी इसमें अपना जो इम्पोर्टेंट की मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा टाइम लगाओ, क्योंकि ये थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम चलते हैं इसी चैप्टर में लास्ट एक्सरसाइज में क्या है, आइडेंटिटीज है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहां पर बहुत तरह के क्वेश्चन हैं और तकरीबन 6 या 7 आइडेंटिटीज एक्सरसाइज में लग रही हैं। इससे रिलेटेड मैंने, अगर आइडेंटिटीज का नहीं पता तो आइडेंटिटीज के तरीके देख सकते हो, मैंने एक वीडियो डाली थी बहुत पहले, और वहां से आप चेक कर सकते हो कि आइडेंटिटीज से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आइडेंटिटीज का मतलब है जैसे कि हो गया x + a की पावर 2, इसका फॉर्मूला क्या होगा,
x प्लस बी की पावर x माइनस a की पावर 2, इसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर दोनों डिफरेंट हो गए यानी x प्लस a x प्लस b, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो डिफरेंट आइडेंटिटीज है। तो यहाँ से टाइम वेस्ट करने की बजाय जो मैंने वीडियो बना रखी है वहां से आप देख सकते हो, थोड़ा नीचे मिलेगी वो वीडियो। तो आइडेंटिटीज का हो गया। इसमें क्या है कि पावर 2 के भी क्वेश्चन आ रहे हैं और जिसमें पावर 3 है उसके भी क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो हो गया ये आइडेंटिटी। कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे मान लिया कि हमें दे दिया 99 और इसकी पावर 2, इसकी पावर 2 दे दिया, तो यहाँ से क्या है, हम क्वेश्चन में लिखा होता है कि आइडेंटिटी का यूज करके हमें ये सॉल्व करना है। बल्कि बच्चे क्या कर देते हैं, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके और आंसर सॉल्व कर देंगे। उनको ये होता है कि हमने सही कराया है और हमें पूरे नंबर मिलेंगे, बट नहीं, वहां स्पेशली है कि इसको हमें किसी आइडेंटिटी का यूज करके बनाना है। आइडेंटिटी जब हमें पता होगी तो वहां हम यूज कर सकते हैं। यानी 99 अब किसके नजदीक हुआ, 100 के होगा, और वहां से कैसे आएगा 100 माइनस 1 करके, तो इसकी पावर 2, तो यहाँ पावर 2 वाला फॉर्मूला लगेगा। और कौन सा लगेगा, माइनस का। अगर मान लो यही होता 101 101, तो हम क्या कर देते फिर 100 प्लस 1, तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला लगता, प्लस 1 का। तो मेन ये जो थे, ये तो थे चैप्टर 2 से रिलेटेड जो हम देखते हैं। अब उसके बाद आता है चैप्टर 8। मैक्सिमम बच्चों को उसमें बहुत डिफिकल्टी होती है क्योंकि वो बहुत ऊपर से जाता है, क्योंकि हमने पहले ट्राई नहीं किया होता है छोटी क्लासों में, ना हमें वहाँ प्रॉपर्टीज पता होती है। तो अगर वो नहीं आता तो वहां अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय, चैप्टर 8 में टाइम वेस्ट करने की बजाय कोई और चैप्टर उठाओ, जैसे कि चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 से अगर हम देखें 10.1 में तो सिंपल ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स है, वहां मैक्सिमम 1 नंबर का बनेगा। अगर आया तो वो हमें पता ही होता है, रेडियस क्या हो या डायमीटर क्या होता है। उससे अगर हम आगे देखें नेक्स्ट एक्सरसाइज में, वहां एक 2 थ्योरम है कि अगर इफ द radius of the if the chord of the circle are equal, then prove that angle made by the chords are equal। यानी अगर हमें chord दे रखा है कि chord equal हैं, तो हमें प्रूव करना है कि सेंटर पर जो एंगल बन रहे हैं वो इक्वल हैं। और एक इसी के उल्टी इसी का अपोजिट थ्योरम है, उसमें क्या है कि एंगल मेड बाय द कॉर्ड्स आर इक्वल एट द सेंटर, देन प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर द इक्वल। यानी उस केस में हमें प्रूव करना है कि कॉर्ड इक्वल है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं के बेस पे 2 ही क्वेश्चन है। इससे आगे की थ्योरम जो है वो डिलीट कर रखे हैं, इसलिए इसको मेन करके कर सकते हो। और जो हम देखें चैप्टर 10 से, जो अगर हम देखते हैं कि 3 या 4 या लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, वो बन सकते हैं 10.4 और 10.5 से। ठीक, तो 10.4 से हमें पता है वो कुछ क्वेश्चन है वहां हमें सॉल्व करने होते हैं, हमें डिस्टेंस दे रखा होता है तो वहां से सॉल्व कर सकते हैं। 10.5 में क्या है, वहां एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी सर्कल से, कॉर्ड से, अगर मान लो सेंटर पर एंगल बन रहा है और उसी कॉर्ड से सर्कल पर एंगल बन रहा है, तो हमें ये देखना होता है कि जो सेंटर पर एंगल बनता है वो सर्कल के बने किसी भी पॉइंट पर दुगना होता है। यानी अगर समझ में नहीं आया तो मान लो ये सर्कल है और ये सेंटर है, ये कॉर्ड हो गई हमारी और यहां से ये बन गया। मान लो अगर ये 60 डिग्री का है तो ये कितने का होगा, डबल। अभी मैंने क्या बताया कि सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो सर्कल पर बने किसी भी पॉइंट का डबल होगा। तो ये 60 का, तो ये कितने का हो जाएगा, 120 का। ऐसे इसका अपोजिट पूछ सकते हो कि सेंटर का है तो यहाँ सर्कल पर बना एंगल कितने डिग्री का होगा। तो ये तो होगी हमारे डिस्कस चैप्टर 2। चैप्टर 8 मैक्सिमम आप मत करना, मतलब जो एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट है वो चैप्टर 8 मत करना, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कुछ फायदा नहीं है। जहां हमें दिख रहा है कि नंबर स्कोर हो सकता है तो वहां से हम ट्राई कर सकते हैं। तो चैप्टर 10 में नंबर स्कोरिंग है, वहां हमें थ्योरम भी इजी लगती है। चैप्टर और 10.5 भी इजी है, वहां हमें सिर्फ सॉल्व करना होता है, ना हमें प्रूव करना होता है। चैप्टर 8 में क्या मैक्सिमम प्रूव करना है। अब अगर हम देखें इसे नेक्स्ट चैप्टर, वो है चैप्टर 13। चैप्टर 13 में अगर हम देखते हैं तो वहां क्या है, अगर हमें फॉर्मूले याद है, मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है जिसमें एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। तो उसमें मैंने यही डिस्कस कराया है कि जो चैप्टर 13 में जितने भी फॉर्मूले वो कैसे आए। अगर हमें फॉर्मूले याद हैं, हमें बेसिक क्लियर है, याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें पता है कि फॉर्मूले हम कैसे बना सकते हैं तो वहां से बस फॉर्मूले करो, क्वेश्चन से हम बहुत इजीली क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं।
और 13 की भी मैंने जैसे मैंने आइडेंटिटीज की बताई है, ऐसे चैप्टर 13 की एक वीडियो बना रखी है, सॉरी, जिसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो वहां से जितनी भी है 13.1 से लेकर और 13.8 तक, उसमें मैंने फॉर्मूले बता रखे हैं कि सरफेस एरिया का कैसे बनेगा, वॉल्यूम का कैसे आएगा। तो वहां से इजी तरीके से हमें याद हो सकते हैं और रटने की बजाय उसको हम सिंपली कर सकते हैं रूल को, कि मान लो क्यूब है, क्यूबॉइड है, और सिलेंडर में कैसे बनेगा, सरफेस एरिया कर्व क्या होता है, लेटरल क्या होता है, टोटल क्या होता है। तो वहाँ सारी चीज डिस्कस कर रखी हैं। तो यहाँ टाइम वेस्ट करने की बजाय वहां आप जाके देख सकते हो आइडेंटिटीज का भी, और जो मैंने फॉर्मूले का बताया है उसमें है एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो वहां से पता चल जाएगा, आप वहां से कर सकते हो ट्राई। तो ये होगी चैप्टर। अब चलते चैप्टर 11 भी है। चैप्टर 11 में सेम कंस्ट्रक्शन है, तो वहां तो हमें करने की कोई ज्यादा इतना टिपिकल नहीं है, एंगल पता होना चाहिए। और जैसे मान लो 11.2 में है कुछ क्वेश्चन, वहां क्या है 11.1 में तो सिंपल है, एंगल दे रखे हैं 30 डिग्री 45। 11.2 में क्या है कि किसी में दे रखा है दो साइड का माइनस। तो उसमें क्या है, सबसे पहले हम बेस क्लियर कर लेंगे। बेस जितने का भी होगा दे रखा होगा, ठीक है, या नहीं दे रखा तो अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लो। दोनों साइड में हमें एंगल दे रखे होंगे या एक साइड में दे रखा होगा। अगर माइनस दे रखा है तो जो दोनों का माइनस है वो देखो और स्केल से लगाओ एक कट यहाँ पर, इससे इसको ज्वाइन करोगे, फिर यहाँ से इसका बाइसेक्ट करोगे, जहां भी ये बाइसेक्टर जाएगा उसको ज्वाइन करोगे। तो वहां से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक एंगल की भी बना रखी है जिसमें मैंने सिंपल एक बेसिक सा बता रखा है, तो वहां से भी एंगल की कर सकते हो। अब चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 10 हो गया, चैप्टर 11 हो गया, चैप्टर 13 का हो गया। चैप्टर 13 में अगर आप फॉर्मूले हैं तो वहां से हम कर सकते हैं इजीली से। अब आते हैं चैप्टर 15 पर। चैप्टर 15 में क्या है कि प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा एक इजी याद रखना कि सबसे पहले क्या है कि किसी भी क्वेश्चन में हम सम निकालेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में हम सम सॉल्व करेंगे तो वहां क्या होता है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज होता है 1, हमेशा 1 होता है। तो वहां से हम एक तो यहां से भी आ सकता है। कैसे आ सकता है, मान लो कुछ क्वेश्चन आ गया जैसे 2 नंबर में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दे रखा है हमें 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट क्या होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, इसमें क्या करते हैं कि हमें पता होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1, क्योंकि सम क्या होता है 1 होता है। किसी का भी दिया होगा क्वेश्चन में, कभी नॉट इवेंट का भी हो सकता है। तो मान लो यहाँ 0.6 हो गया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1, ये यहाँ पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं 2 या 1 नंबर में जो भी है। और दूसरा क्या हो गया कि डाइस से रिलेटेड आ सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। डाइस का हमें पता है कि 1 से लेकर और हमारे पास नंबर होते हैं 6 तक। तो यहाँ से बहुत तरह के बन सकते हैं। कॉइन से रिलेटेड बन सकता है। कॉइन से क्या है कि अगर एक कॉइन को उछाला तो वहां सिर्फ 2 ही प्रोबेबिलिटी बनती है, हेड और टेल। अगर 2 कॉइन्स को उछाला तो 2 कॉइन्स का हो जाता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो यहां से 4 बनती हैं। ऐसे अगर 3 कॉइन को उछालते तो वहां से भी बन सकती है। दूसरा जैसे क्वेश्चन फर्स्ट भी है कि किसी बैट्समैन ने एक मैच में 30 में से 6 बॉलें हिट करी है बाउंड्री, तो कितनी बॉल हिट नहीं करी उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो वहां से भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये तो इजी है, ये जो हमारा चैप्टर 15 है, तो वहां से भी हम सिंपल कर सकते हैं। जो मेन है जहां हम डिफिकल्टी, एक तो होता है चैप्टर 10 है और चैप्टर 8। चैप्टर 8 मैक्सिमम ऊपर से जाएगा, तो वहां टाइम वेस्ट करने की बजाय आप उसकी जगह बाकी औरों में अपना टाइम दे सकते हो। तो यहाँ से इस तरह से हम, अगर हमने टाइम मैनेजमेंट करा, किस तरह से हमें तैयारी करनी है, तो जो एवरेज बिलो एवरेज है वो भी कहीं ना कहीं स्कोर कर सकते हैं। बाकी जो ब्रिलियंट है उनके लिए तो चैप्टर 8 भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो उनको तो छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ टाइम मैनेजमेंट करके अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं।